कितने बच्चे जुड़े हैं? केवल 2। हम्म। जी मैम। कहाँ गए बाकी के बच्चे? कहाँ तक आए थे? याद आ रहा है कुछ? आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपको कुछ याद आ रहा है? हम्म। मैम 18 अगस्त बैंकॉक का चालू था शायद। अच्छा। हम्म। चलिए, 18 अगस्त बैंकॉक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेते हैं। यहाँ शंकर जी का एक सुंदर मंदिर है। सुना वह मूर्ति नीले मुंह की है और वह बैंकॉक का राजा 8 दिन में एक बार पूजा करने आता है। बड़ा अनोखा दृश्य है वहां का। तब मैं वहां जरूर आऊंगा। मुझे इससे पता चलता है कि भारत देश की संस्कृति कितनी दूर तक पहुंची थी, जबकि वायुयान भी नहीं थे। वायुयान से तात्पर्य क्या है बेटा? आप समझ गए होंगे कि एरोप्लेन उस जगह पर नहीं था उस समय में। लेकिन जब वह मूर्ति नीले मुंह की है, मतलब तय है कि शंकर जी ने उस समय में जहर लिया था, विष को प्राशन किया था, जिस कारण उनका शरीर पूरा नीला हो गया था। और बैंकॉक का जो राजा है वह 8 दिन में एक बार पूजा करने वहां पर जरूर आता है। मुझे इससे पता चलता है कि भारत देश की संस्कृति कितनी दूर तक पहुंची थी, जबकि वायुयान भी नहीं थे। पर वहां यहाँ पर भी भारत की उज्जवल परंपरा की शान नजर आती है। यहाँ की रहन सहन भारत से तो पाश्चात्य संस्कृति की हो गई, मगर लोगों के दिल भारतीय हैं। मैं उस मंदिर को देखने जाऊंगा। दोस्तों, ये जो वाक्य है, भारत देश की संस्कृति कितनी दूर तक पहुंची थी जबकि वायुयान भी नहीं थे, यहाँ पर भारत भी भारत की उज्जवल परंपरा की शान नजर आती है। यहाँ की रहन सहन बाहर से तो पाश्चात्य संस्कृति की हो गई है, मगर लोगों के दिल भारतीय हैं। आरसी के लिए वाक्य आपको पूछा जा सकता है। संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए यह वाक्य पूछा जा सकता है। ध्यान देकर पढ़िएगा, ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि आपका ये सिलेबस नया है और सिलेबस नया होने के नाते कोई भी प्रश्न कैसे भी घूम फिर कर आ सकता है। तो केंद्रित हो जाइएगा कि जैसे ही वो बताते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति ऊपर से नजर आती है, जैसे उनके रहन सहन के बारे में, कपड़ों के बारे में, खान पान के बारे में, लेकिन उनका जो हृदय है, उनका जो दिल है, वो भारतीय है। मैं उस मंदिर को देखने जाऊंगा, इसलिए भारतीय क्योंकि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय मंदिरों की जो आध्यात्मिकता है, जो दार्शनिकता है, वो वहां पर दिखाई देती है। 10 बजे को देखने हम निकले शहर में। अच्छा है यह शहर बना। मंदिर तो मैंने अजीब देखा। आज तो मैं समझता हूँ कि इस मंदिर को कोई करोड़ करोड़ रुपए ले गए लगे होंगे। हीरे और सोने की कारीगरी से लबालब भरा हुआ ये मंदिर, सब तरफ भगवान बुद्ध की मूर्तियां, मगर राजविलास है उसमें। यहाँ के नस नस में कला भरी है। बड़े बड़े विशाल खंबे, मूर्तियां और सारी दीवारों पर स्वर्ण के वर्क से रामायण के सक्रिय चित्र। राम जन्म से सीता के मिलन तक का पूरा रामायण चित्र में उतारा है। बीच में छोटे छोटे मंदिर है, मगर बड़ी कला भरती है उसमें। रास्ते में देखकर आए चलते चलते एक सुंदर हनुमान मंदिर बना है, जो सारे शहर के मकानों से भी ऊंचा है। ऐसा खूबसूरत है जैसे कोई राजमहल बना हुआ हो। देखिए, आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है बेटा, बैंकॉक का कौन सा जो
आध्यात्मिकता है वो कैसी है। जहाँ पर प्राकृतिक चित्रण के बारे में हमने आपको बताया, वो प्राकृतिक चित्रण का आप लोगों ने लिखा होगा। अब यहाँ से आप लोगों को वह आध्यात्मिकता के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो 112 नंबर का पेज है, एज इट भी आप लोगों ने लिख लिया तो भी चलेगा कि मंदिर अजीब तरीके का था। इस मंदिर में कई करोड़ों रुपए लगे थे। हीरे और सोने की कारीगरी से वो लबालब भरा हुआ मंदिर था। सब तरफ भगवान बुद्ध की मूर्तियां वहां पर थी। राजविलास उसमें भरा था। नस नस में कला भरी थी। उसमें बड़े बड़े विशाल खंबे थे। मूर्तियां और सारी दीवारों पर स्वर्ण के वर्क से रामायण के सक्रिय चित्रों को उतारा गया था। राम जन्म से लेकर सीता के मिलन तक पूरा रामायण चित्रों के माध्यम से उतारा गया था। बीच बीच में छोटे मंदिरों के माध्यम से उस बड़े मंदिर को सजाया गया था और उन मंदिरों में बड़ी कला भर दी गई थी। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए कि आपको जो चित्रण है, प्रकृति का चित्रण जैसे पूछा जाता है, ठीक यहाँ पर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी यहाँ पर चित्रित किया जाता है और वो आपको प्रश्न पूछा जाता है तो लिखते बनना चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि रास्ते में देखकर आए चलते चलते एक सुंदर हनुमान मंदिर बना है जो सारे शहर के मकानों से भी ऊंचा, ऐसा खूबसूरत है जैसे कोई राजमहल ही बना हुआ हो। यहाँ एक समुद्र की खाड़ी का हमने पुल देखा, बड़ा मजबूत है, मगर जब उसमें से जलयान चलता है तो पुल के दोनों खंभे खड़े हो जाते हैं और फिर बंद किए जाते हैं। आज एक धनी आदमी ने हमें भोजन का निमंत्रण दिया। मैंने स्वीकार किया। ये भाई जैन है, रहने वाले हैं बंबई के, मगर व्यापार की कंपनी खोली है यहाँ। कल जाऊंगा मैं भोजन को। आज तो भारत महाविद्यालय में भाषण और भजन को जाऊंगा। मैं सुनते हैं यहाँ के सेठ भी करोड़पति है। एक वाहिनी का महाराज आपको वह अपने यहाँ ही ठहराना चाहता है। देखिएगा कि जो आदमी है, धनी आदमी, चूंकि वह बंबई का है और जैन है, तो जैन है और जैन यहाँ वहां पर व्यापार करने के लिए चला गया है और वह चाहता है कि वो वहीं पर आपको ठहराने के लिए, रुकवाने के लिए कहेगा। लेकिन देखिएगा कि क्या हमारे तुकड़ो जी महाराज उनके इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर पाएंगे प्रॉपरली। देखते आगे क्या होता है। मैंने कहा क्यों भाई, वो कार्यक्रम के लिए मुझे ले जा सकता है, हम तो यहाँ मंदिर में ही अच्छे हैं। उनसे कहो अगर उनका बड़ा ही आग्रह होगा तो हमारा बिच्छू का प्रपंच पीठ पर ही रहता है, चलने में देर क्या लगेगी। मगर जहां तक हो यही मैं ठीक मानता हूँ। बिच्छू का प्रपंच माने क्या, तो ये जितने भी सेवा मंडल के लोग थे, वो सेवा मंडल के सभी लोग तो मेरे साथ रहते हैं और मुझे नहीं चाहिए कि केवल मैं अकेला जाके वहां पर रहूं। अब यदि हम अपने लोगों को लेकर गए हैं तो सही तो है, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम अकेले चले गए और हमारे साथियों को उसी जगह पर छोड़ दिया गया। दिस इज नॉट फेयर। सबको साथ लेकर गए हैं तो सबके साथ ही रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना, और सही भी तो है। अभी हम थोड़ा आराम करके 10 बजे के बाद का हॉल लिख रहा। अब उन्होंने ये सारी जो चीजें थी एग्जिट लिख ली। जब जब भी उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई, उन सभी घटनाओं को उन्होंने अपने कागजों पर, अपने नोटबुक पर उतार लिया, ताकि यह जो हमारे पास आई मेरी जापान यात्रा, तो उसे हम ठीक ठाक रूप से समझ सके, पहचान सके। ये लिखा उस समय में 1955 की बात कर रहे हैं, है ना। और 1955 के पश्चात 2020 में हम उसे पढ़ रहे हैं। कितना डिस्टेंस आ गया दोस्तों, देखिएगा कि यहाँ पर न जाने कितने साल, कितने बरस बीत गए, लेकिन फिर भी तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि बीती हुई जो पल है, बीती हुई जो घटनाएं हैं, जो उनके साथ घटित हुए, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, उनके साथ हम लोग भी परिचित हो जाए, यह उनके बताने का तरीका। और आज हम देखिएगा कि 1955 के बाद ठीक ठाक ढंग से उनकी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। समय पर उनकी मोटर आई। हम थाई भारत कल्चरल लॉज में भजन को गए। श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा द्वारा मेरा प्रथम परिचय हुआ। बाद भाषण को शुरुआत हो गई। उसके बाद में भाषण देना शुरू हो गया। प्रथम हमने ध्यान के पाठकों को कहने की सूचना दी। सबको सीधा बैठने को कहा। तमाम भाई सीधे बैठे। पश्चात ध्यान का पाठ पढ़ के भाषण आरंभ किया। दोस्तों, हम बार बार आपको ध्यान की बातों को लेकर जाना चाहते, क्योंकि हम नहीं लेकर जाना चाहते, आपका
ये जो सिलेबस है यह आपको ध्यान की शुरुआत करने के लिए कहता है, लेकिन आप लोगों की कोई जिज्ञासा नहीं थी। आप ही के एज की जो बच्ची थी, उस बच्ची ने कितना प्रॉपरली आपको बताया था, हर चक्र के बारे में बताया, जो चक्र आपको शायद तुकडोजी महाराज की वाणी में आप समझ न सके, उसने उस बच्ची ने इतने प्यारे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन शायद ही आप उसे समझ गए हो, मुझे नहीं पता कि जागृति ने जो पाठ आपको पढ़ाया वो पाठ आपको अच्छा लगा नहीं लगा। आपने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं अभिव्यक्त की। इतना ही नहीं तो आपको उस ध्यान को कंटिन्यू करने का भी हमने प्रयास किया, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स न मिलने के कारण, और वो बच्ची आज भी आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से हम उनसे जुड़े तो उस बच्चे जुड़ सकती हैं, लेकिन रेगुलरली आपके बारे में वो पूछती हैं कि क्या हुआ, वो बच्चियां कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, उनको अच्छा फील हुआ था, ठंडा फील हुआ था, लेकिन आपको शायद आप में से किसी की क्यूरियोसिटी नहीं थी। लेकिन वो बच्ची आपको बता दिया कि मेडिकल फील्ड से हैं और वो आज भी मेडिटेशन करती है, तो आपकी यदि इच्छा बनती है तो हम आज उनसे चर्चा करेंगे, भले ही आपका एक्स्ट्रा हो, लेकिन देखिएगा कि ये मेडिटेशन इसलिए किया जाता है ताकि आपका फिजिकली चेंज हो, आपका मेंटली चेंज हो, आपका इकोनॉमिकली चेंज हो, आपका हर दृष्टि से आपकी पर्सनालिटी एक डायनामिक पर्सनालिटी बनने में आपकी मदद हो, इसलिए मेडिटेशन किया जाता है। और कॉस्ट नहीं है उसके लिए, है ना, विदाउट कॉस्ट है बेटा, लेकिन आप लोग तैयार हो तब हम ये कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसकी शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ध्यान की पार्ट, पहले ध्यान, प्रथम ध्यान, उसके बाद में पढ़ाई। अब देखिए जैसे वो करते थे, पहले ध्यान करवाते थे सबको, फिर उसके बाद में भाषण करते थे। ऐसा नहीं किया कि पहले भाषण दे दिया उसके बाद में ध्यान, नहीं, पहले मेडिटेशन उसके बाद में पढ़े। जब आप लोग पहले मेडिटेशन करोगे उसके बाद आप पढ़ाई करोगे तो देखना कितना डिस्टेंस आता है। केवल हमारा कहना है बेटा कि आप केवल 8 दिन रेगुलर करके देखिए। वो बच्ची आप जो दिन बताओगे, सप्ताह में एक बार, जब भी आपका समय मिलेगा उस समय में आप एक बार तय कर लो, वो बच्ची आपके साथ जुड़ेगी, वो आपको मेडिटेशन की स्टेप बताएगी, वो आपसे मेडिटेशन करवाएगी, और उसके पश्चात आप अपने परिवर्तन को देखिएगा, अपने आप के परिवर्तन को, आपकी पर्सनालिटी कितनी डायनामिक बनेगी, कितना तेज आपके चेहरे पर झलकेगा। जितना तेज हम गोल्डन फेशियल करते हैं और उसके पश्चात करते हैं ना, फ्रूट फेशियल हो या और कोई, तो उसके पश्चात जितना ग्लो नहीं आता है उतना ग्लो आपके चेहरे पर दिखाई देगा। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, उस बच्ची का एक्सपीरियंस है। आगे आपकी मर्जी है। क्या कोई आप में से ऐसा कि जी मैम हम करना चाहते हैं मेडिटेशन, आपकी तैयारी है? 5 लोग जुड़े हो, कविता जुड़ी है, मंगला जुड़ी है, पल्लवी जुड़ी है, उजाला, वैशाली। आप में से कोई मेडिटेशन करना चाहता है क्या? सुन रहे हो हमारी बात को? लेक्चर तो स्टार्ट हो गया है ना, आपको क्लियर तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई बोलेगा? अरे भैया आपको समझ में आ रहा है? हम लोग यहाँ तक आए थे कि पहले वो ध्यान करवाते थे और ध्यान के पश्चात वो पढ़ा, अपना जो भाषण था उस भाषण देने के लिए तत्पर थे। अब देखिएगा कि उन्होंने कहा, मैं किसी पंथ, पक्ष, धर्म या गुट का आदमी नहीं हूं, सारे पंथ, धर्म और देश में अपने मानता हूं। भारतीय संस्कृति सारे विश्व को अपना बनाने की योग्यता रखती है। यह पांचवी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्म, आत्मधारणा, त्याग, अहिंसा से।
आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनका क्षेत्र बढ़ता जाता है। मैं अमरावती में होता तो गांव का नाम बोलता, मगर जब नागपुर में जाता तो अमरावती बताता, पर प्रांत में जाता तब नागपुर का बताता, विदेशों में जाता हूँ तो भारत का बताता हूँ, आगे लंबे देश में पहुंचता हूँ तब एशिया का कहता हूँ। मतलब यह कि आदमी जैसे आगे बढ़ता है वैसे उसकी विशालता का वह जवाबदार बनता है, वैसे ही जगत की रीति और नीति समझता है, तब छोटे छोटे धर्म को भूलकर वो मानवतावादी बनता है। बेटा आपका ये भी हो चुका है। फिर से एक बार हम लेना इसलिए चाहते ताकि आप इन सभी चीजों से परिचित हो जाएं। भाइयों, मैं तो अपनी धारणा पहले से विश्व की बना चुका हूँ, इसलिए मुझे जापान ही क्या सारे विश्व में भी घूमने का प्रसंग आया तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा इष्टदेव विश्व है, मेरा धर्म मानव धर्म है, मेरी भावना इसी तरह भगवान बढ़ा रहा है। यो तो मुझे ही क्या, आपको भी इसी रास्ते से आना होगा, जबकि आप अपने विशाल हृदय को खोल बैठेंगे। इसके बाद 1 डेढ़ घंटा भाषण और भजन हुआ। बड़ा ही आनंद हुआ इन भाइयों को। भजन होते ही मुझे भोजन को ले जाने की धूमधाम चली। एक साथ 4 दिन का आमंत्रण 8 लोगों का ले लिया हमने। मैंने कल ही तार दे दिया कि मैं भारत 24 और 25 अगस्त को पहुंचूंगा, मगर यहाँ सब लोग पीछे पड़े कि आपको बुधवार तक हम जाने नहीं देंगे। अभी तो मैंने जवाब ही नहीं दिया, लेकिन देना ही पड़ेगा ऐसा लगता है। यहाँ के मतलब थाईलैंड के भिक्षुओं से मिलना है, मेरी इच्छा है कि मैं इनकी धारणा और नियमों को समझ लूं। ये लोग पिलावस पहनते हैं और सात्विकता से रहते हैं। सुबह भोजन के लिए लोग अपने आप इनको देते हैं, इनके महंत से मुझे मिलना है। देखिएगा कि जैसे उनकी जीवन प्रणाली है, उनकी जीवन प्रणाली अध्यात्म से जुड़ी है, और खास तौर पर वो संन्यास्त लोग हैं। हम संन्यास्त नहीं बन सकते बेटा, इसलिए संन्यास्त नहीं बन सकते क्योंकि यदि हमें बताया गया कि चलो आप आपके मम्मी पापा को छोड़कर आप हमारे साथ चलो, तो कोई भी, आप ही क्या, हम भी नहीं जा सकते। लेकिन तय है कि हम उनके अध्यात्म को, हम उनके मेडिटेशन को, हम इस प्रपंच में रहकर ही अपने संसार में रहते हुए ही हम उनके प्रपंच को पूरा कर सकते हैं, आयाम दे सकते हैं, है ना। तो ये उन्होंने कहा कि जो थाईलैंड के जो भिक्षुक थे उनके साथ वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी धारणाओं को, उनके नियमों को समझना चाहते हैं, और वो जिस प्रकार की सात्विकता से साथ रहते हैं उनके साथ वो मिलना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। जी मैम। धन्यवाद। आज भी यहाँ भजन और भाषण होंगे। हॉल तो कल का ही भर गया था, आज तो जगह रहेगी पूरी, ऐसा लगता है। मैं आज मैं आज सुबह बाहर से गच्छ पर बैठा था ध्यान करके। वहां कुछ महिलाएं मिलने को आई, उनमें भावुक भी कुछ थे। एक ने पूछा, महाराज जी, इधर के भिक्षु तो मांसाहार भी कर लेते हैं, क्या साधुओं का धर्म है? मैंने कहा, देवी जी, जिधर का लोकाचार जैसा होगा वैसा उनको करना चाहिए। इधर आम लोग मांसाहार करते हैं, इसका कारण इधर जनसंख्या प्रमाण में अनाज की कमी होगी, तभी सबने मांसाहार का स्वीकार किया होगा। जब ये भिक्षु हाथ से भोजन बनाते नहीं है तो आम जनता जो खाती है वो उनको लेना ही चाहिए ना। लेकिन अपने हाथ से किसी जीव को काट कर खाते हैं क्या? तब उसने कहा, नहीं, वह पाप मानते हैं। मैंने कहा, फिर ठीक है, उनका काम। हमारे बंगाल में भी तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद मछलियां खाते थे, तो क्या हुआ? बंगाल की सभ्यता में मच्छी आहार तो माना गया, फिर उसमें दोष हम नहीं मानते। हमारे भारत में भी अगर अकाल पड़ जाए और लोग भूखे मरने लगे तो हम भी कहेंगे कि भाई आप अपनी रक्षा मांसाहार से भी करो, तो हमें कोई ऐतराज नहीं, मगर उसमें कुछ तारतम्य भाव को रखना चाहिए। फिर भी सवाल रक्षा का ही मैं मानता हूँ। अगर फल फूल दूध अधिक प्रमाण में जिस देश में है और आम जनता को मिलने इतना है, तो मैं कहूंगा कि यह तुम्हारा दोष है, जबकि आप पशुओं को और निरुपद्रवी प्राणियों को मारकर पाप के भागीदार हो रहे हो।
फिर उस देश के हवा पानी का भी प्रश्न आता है। किसी देश का हवा पानी ऐसा हो जहाँ बिना मांसाहार के नहीं चलेगा, वहां जो जीवन बिताना चाहते हैं उनको खाना ही होगा। मैंने सुना कई बर्फ के प्रदेश में तो सिर्फ जानवर ही खाकर लोग रहते हैं, उनको और कुछ भी नहीं मिलता। फिर वे लोग क्या करें? उस देवी ने फिर मंजूर किया कि वहां कुछ विद्वान लोग भी थे। देखिएगा, जैसे सवाल आता है बेटा कि अध्यात्म का, तो जो आदमी अध्यात्म के क्षेत्र में रहता है वो मांसाहार करना बिल्कुल परहेज मानता है, अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन यहाँ इस वाक्य से में स्पष्ट प्रतीत हो जाता है बेटा कि जैसा देश वैसा परिवेश, और जैसा परिवेश वैसा खाना वैसा भोजन। और यदि परिवेश के अनुरूप हम अपने आप को ढालते नहीं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। और यदि हमें अपना खुद का प्रोटेक्शन करना है तो वहां पर यदि मौजूद है फल फूल दूध, तो हम पहले फल फूल को खाएं और उसके पश्चात हम मांसाहार को खाएं। फूलों को भी खाया जाता है ना। अब आपको पता होगा कि कितने ऐसे फूल हैं कि जिनको हम लोग खाते हैं। तय है कि बेटा जरूरी नहीं है कि हम मांसाहार को स्वीकार करें। जैसा प्रदेश होता है उस प्रदेश के आधार पर हमें उस हमारा भोजन करना चाहिए। जब औरत ने प्रश्न किया था और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में तुगलक जी महाराज ने उनको यह आंसर दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े बेटा। जी मैडम। ओके ओके। बेटा आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं, टेस्ट का लेक्चर हमारा पिछला हो गया था। पिछले तासिका में हमने टेस्ट के इम्पोर्टेंट को बताया था। लेकिन ध्यान दे के सुनिएगा कि टेस्ट आप सभी के लिए अनिवार्य है बेटा, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आप लोगों के मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की हो। तो ट्रांसपेरेंसी होता है बेटा कि बहुत सारे बच्चे ने अभी कहा हुआ है कि मैडम हमने तो दी थी, लेकिन अब देखो दी थी तो अभी हमने एक बताया उनको कि लेक्चर का टाइम है, लेक्चर के समय जुड़ जाइए, नहीं जुड़ी वो बच्चे तो प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग कम से कम उस टीचर के कांटेक्ट में तो रहिए कि ठीक है आपके रिक्वेस्ट होती है तो एक बार हम उस ऑनलाइन फॉर्म को एक बार खोल देते हैं, तो आप लोग उसकी फॉर्म को फिल करके छोड़ सकते हैं, तो आपकी टेस्ट की एब्सेंटी प्रेजेंटी लग जाएगी वहां पर। लेकिन नहीं कर रहे हो ऐसा प्रयास। और एक है कि एक ने एक बार नहीं बल्कि पांच पांच बार देने का प्रयास किया। नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसे देख सकते हैं कि कितनी बार बच्चों ने दे, इसलिए एज इट कट शॉट न करते हुए, उसमें कोई एडिटिंग न करते हुए एज इट जैसे स्क्रीनशॉट लिया लैपटॉप का वैसा हमने छोड़ दिया वहां पर। तो बेटा ऐसा भी काम हम लोग कर रहे हैं कि एक टेस्ट को बार बार दे रहे हैं ताकि हमारे नंबर्स बढ़े। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये केवल नंबर्स को बढ़ाने के लिए नहीं है बेटा, बल्कि आपने कितना पढ़ा, कितना उसे समझा उस टॉपिक को, क्या आप उस विषय को न्याय दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे, इसका यह प्रमाण है। जिसे हम अभी आपको बार बार पूछते कि बेटा आपको समझ में आया कि आपको ये करना, तो आप लोगों की बात ही नहीं होती है, आप लोग क्लियर बात नहीं करते हो। मतलब आपके दिल में अभी भी जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे समझे बेटा, है ना। तो ये बात बहुत आप लोगों से उम्मीद नहीं है, मतलब जिन्होंने किया है ना उनसे, उनको कह रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये ऑनलाइन जो है ना ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है बेटा, बिल्कुल पारदर्शिकता उसमें, जैसा आईना होता है ना, आईने में यदि हमारा चेहरे पर कहीं पर धब्बा लगा है तो आईना बता देगा। किसी व्यक्ति ने बताया तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन आईना आपको साफ साफ बताएगा कि हाँ जी आपके चेहरे पर धब्बा लगा है, आपने ये लगाया हुआ है। तो देखिए ये ऑनलाइन फंडा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। कविता ने दिया है तो दिया है, मंगला ने दिया है तो दिया है, मंगला को इतने मार्क्स है तो है, बस दैट्स इट। और ये जो मार्क्स है तो हमने दिए नहीं, ये जो मैन्युअली तो हमने कोई चेकआउट किया नहीं, इसका चेकआउट में ऑनलाइन में ही हुआ। जो आंसर करेक्ट है बस उसका आंसर आपने करेक्ट दे दिया तो बस आपको 2 नंबर्स मिल गए। तो ये सारी चर्चा भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि पिछले लेक्चर में केवल 1 और 2 ही लोग जुड़े थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी आप लोगों में से 5 लोग जुड़े हैं, बाकी के लोग कहाँ गए और क्यों नहीं लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, क्यों उनका केवल अटेंडेंस एग्जाम के लिए होता है। ये सारी बातें जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं।
है ना। तो देखिए ये नहीं होना चाहिए बेटा कि आपका लेक्चरर ले रहा है लेक्चर और आप लोग नजरअंदाज कर रहे हो। ये बात अच्छी नहीं है। आपका लास्ट ईयर है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको ध्यान देकर पढ़ाई करनी है। ठीक है। आप में से कोई बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो एक 5 मिनट के लिए मंच खुला है, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेक्चर। किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज यू शेयर योर प्रॉब्लम, यू शेयर योर, आपको जो कहना है या आपके एक्सपीरियंस को शेयर करना है, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर प्रॉब्लम्स। और नहीं है कुछ भी तो वैसा भी बोल दीजिए कि ताकि हम लोग आगे बढ़े। आगे मैम बढ़िए मैम। भाषा का विकास ये पेपर और है कि तो कब है वो? अच्छा मंगला, आपने सवाल किया है कि हिंदी भाषा का विकास, यह जो पेपर है ये कब है ना। अभी जैसे आपने एक टेस्ट दे दी है, तो हमारा सिलेबस को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे और शायद सैटरडे के दिन हम एक टेस्ट रखवाएंगे। ठीक है। ठीक है मैम। ओके, और कोई सवाल है बेटा किसी को? बहुत अच्छा सवाल किया मंगला जी आपने, अच्छा लगा। और इसमें तो सारे बच्चे, जैसे वैशाली, उजाला, पल्लवी, मंगला, कविता, और एक बच्ची जुड़ी थी ना, क्या नाम था उनका? कोमल। हाँ, ये सारे बच्चे आप तो स्पेशल के ही हो ना। यात्रा साहित्य में बाकी के बच्चे क्यों नहीं जुड़ते हैं? उजाला, कविता, आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो बेटा। आप आज ग्रुप में डाल दो, सबके लिए सूचना डालो, कंपलसरी लेक्चर्स के लिए आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, अनिवार्य है, ऐसा मैसेज डाल दीजिएगा आज ओ, आप। ठीक है। जी मैम। हाँ, ठीक है। और नहीं बनता है तो एक मीटिंग ले लीजिए, कॉन्फ्रेंस कॉल ले लीजिए। उनमें से जितने बच्चे होते हैं, जैसे हमारे यात्रा साहित्य के ग्रुप में देखिए कितने बच्चे जुड़ते हैं बेटा, है ना। यदि हम लोग अपना यात्रा साहित्य का उठाते हैं, आपका ग्रुप, तो उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 36। हम दोनों को काट दो, सर को और हमें, तो 34 बच्चे हैं। तो 34 बच्चों में केवल 4 और 5 लोग जुड़ते हैं, तो ये बच्चे बाकी की कहाँ चली जाती है, ये सवाल उनसे करना है आपको आज, कि बाकी की लड़कियां क्यों नहीं जुड़ती हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है ना। अब जैसे वो बोल देते हैं कि नेट प्रॉब्लम है, तो नेट प्रॉब्लम एक दिन का हो सकता है बेटा, हर दिन के लिए नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये रितु करके बच्ची है, ओम साई राम करके कोई बच्ची है, तो इनका तो नहीं आता है। तो ये सारी बच्चे कहाँ पर चली गई, ये भी हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। क्वालिटी से प्यार नहीं है, क्वांटिटी से, क्वालिटी से प्यार है, क्वांटिटी से प्यार नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपकी है उतनी हम पर भी है, कि कहाँ हम लोग फंस रहे हैं, क्यों बच्चा नहीं आ पा रहे हैं, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, ये भी हम जानना चाहते थे। डन। ओके, चलते आगे। तो आज ये सारी प्रविधि आप लोग करवा लोगे, आशा है आपसे। तो वो अब देखिएगा कि वो दिल उनका ईश्वर की तरफ कैसे चला जाता है। 6 माह में लग जाता है तो बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं लगता। उनका कहना क्या है कि अब देखिएगा कि उस देवी ने प्रश्न किया था मांसाहार को लेकर, है ना, क्या जानवरों को हम खा सकते हैं। तो इतना मार्मिक और बहुत अच्छा आंसर टुकड़ो जी ने दिया। अब दूसरा भाई उनसे सवाल करता है कि महाराज जी, मेरा दिल ईश्वर की तरफ सतत लगता ही नहीं, जब कभी 4-6 माह में लग जाता है तो बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन हमेशा नहीं लगता। अब देखिए कि ये जो हमेशा दिल न लगने वाली बात वो करते हैं, तो जैसे हमने आपको अभी रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन से आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी बन जाएगी, और इसका प्रमाण आप खुद दोगे
1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, ये खुद अपने आप पर डिपेंड करेगा योर सेंसिटिविटी पर। तो जैसे वो प्रश्न कर रहा है कि ईश्वर के प्रति हमारा चित्त नहीं लगता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिएगा उसके लिए क्या कहते हैं। भाई, ईश्वर में दिल लगने से आनंद होता, ये जब तू महसूस करेगा तब तेरा दिल जरूर लगेगा। तू इसका अभ्यास करते जा। जब तेरा दिल बाहर जाता है तब तुझे कब पता चलता है? उसने कहा थोड़ी देर बाद। मैंने कहा जब पता चलता है तब पता चलाने वाला जो दिल में है उसको सतर्क करने का प्रयत्न करना चाहिए, और ध्यान के समय उस मूर्ति से बोलना चाहिए कि मेरा दिल इधर न जाए, ऐसी मुझको शक्ति दे। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। बस दोस्तों, यहाँ पर ध्यान के पश्चात की हमारी जो स्थिति होती है, यह ध्यान की स्थिति आपको वह स्थिति बना देती है कि जिस स्थिति के कारण हम अपने इंद्रियों को रोक सकते हैं, हम अपनी वासना स्थिति को, अपने विषय आसक्ति को रोक सकते हैं, हम अपने मनोविकारों पर, मनो इंद्रियों पर हम एक प्रभाव डाल सकते हैं। हमें क्रोध नहीं आता है, हमें लोभ नहीं आता है, हमारी वाणी माधुर्यमयी हो जाती है, हमारे चेहरे पर एक अलग का तेज झलक, एक सारी सिस्टम बनती है केवल और केवल ध्यान के जरिए। एकमात्र उपाय है बेटा, ऐसा ऐसी कोई टैबलेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो आपके विचारों को रोके, जो आपको संतुष्टि दे, जो आपको समाधान दे, जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारे, जो आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी को सुधारे, और इसका एक इन सभी चीजों का आपके स्ट्रेस को दूर कर दे। आपको तान तनाव आ रहा है, उससे आपको विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपकी फिजिकली लेवल बहुत गंदी है, या हम कहें कि जो अलग अलग व्यसनों के साथ प्रविष्ट हो गए हैं। ऐसे भी कई फैमिलीज होती बेटा, कि जिन फैमिलियों में ऐसा होता है कि उनके पिता या माता या हम खुद, है ना, हमें भी एक बहुत बड़ा लग जाती है, हैबिट लग जाती है। और क्या? तो मोबाइल में चलाने की, ये भी तो हैबिट है, बुरी हैबिट है। तो इन सबको हम कैसे कंट्रोल में करें, है ना? इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है केवल एक, उसका नाम मेडिटेशन। अभी भी समय है, आप लोग यदि इच्छा रखते हो तो हम जागृति जी से रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे वो बच्ची कांटेक्ट करेगी। जो लोग चाहते हैं कम से कम डन कर दीजिएगा, ताकि हम उस बच्ची के साथ वार्तालाप करें, और एक दिन आपका जरूर रखवाए कि चलो सप्ताह में एक दिन आपके लिए बनाएंगे, केवल और केवल मेडिटेशन टाइम। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जब हम रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे तब हमारा दिल इधर उधर न जाएगा, और ऐसी शक्ति हमें वो मेडिटेशन जब होगा तब वो प्राप्त होगा। फिर उसने कहा मैं बराबर ऐसा प्रयत्न करूंगा, और तुरंत मान लिया उस बंदे ने, क्योंकि वो चाहता है भगवान से मिलना, वो चाहता है कि इस प्रकार से मेडिटेशन करें। और फिर उसने कहा कि सवाल यह है कि जो कमजोर होता है, तुरंत टुकड़ो जी कहते हैं कि जो कमजोर होता है वो पीछे से पड़ा रहता है। अगर विचार भी, लेकिन वो इंद्रियों की विषया शक्ति से कमजोर रहता है, तो विषय ही शरीर को खींचता रहता है। उसको युक्ति से रोककर अच्छी राह में लगाना चाहिए। उसने माना, और फिर कहा जी मेरा समाधान हो गया। मतलब देखिएगा कि कैसे उनकी इच्छा शक्तियों को, कैसे उनकी इंद्रियों की विषयासक्ति को, कैसे उनके हम कहे कि जो उनका दिल बार बार किसी जगह पर चला जाता है, तो कैसे उनके दिल को कंट्रोल करें। और कंट्रोल करने की एकमात्र पावर होती है मेडिटेशन में, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। जी मैम। धन्यवाद। उसके जाने के बाद एक हिंदुस्तानी भाई ने कुछ बातें की। उसने कहा महाराज जी, आपकी कृपा से हम भारतवासी यहाँ बड़ी इज्जत से रहते हैं, हमारा बड़ा नाम है इस देश में, हम चोरी चहाड़ी नहीं करते हैं, इसलिए हमको बड़े प्रिय मानते हैं ये लोग। हमारे देश में हमें 40 रुपए के ऊपर एक कौड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ 200 रुपए कमा लेते हैं। जबकि पहले, जबकि देश आजाद नहीं था, तब तो ये उतना आदर नहीं करते थे।
लेकिन जब सुभाष बाबू ने इधर क्रांति की ज्योति जगाई, तब से ये लोग हमें बहुत मानने लगे हैं। अब तो हमारा भारत आजाद हुआ, अब हमारे सामने सिर भी झुकाते रहते हैं। पंडित जवाहरलाल जी ने यह जो पंचशील द्वारा सारे राष्ट्रों के साथ मित्रता जमाने का प्रयत्न किया, इससे सभी देश के लोग उनका बड़ा आदर करते हैं। देखिएगा बेटा कि जब वो हिंदुस्तानी भाई के साथ भी बात करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मूलतः जन्म उसका हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन प्रॉपरली जब वो व्यक्ति जापान में जाकर रहने लगा, तब जापान के लोगों ने उनके प्रति कैसा न्याय किया? क्या वो उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे? क्या वो उनको न्याय दे पा रहे थे? क्या वो उनका रिस्पेक्ट दे पा रहे थे? तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग जैसा बर्ताव करते हैं, हम जैसा रहते हैं, जितनी इज्जत हम लोगों को देते, उतनी इज्जत बराबर रूप से हमें मिलती है। तो ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने चोरी चारी नहीं की, जब वो सबके दिलों में रहने लगे, तो सब लोग उनको प्यार करने लगे। और जब 40 रुपए भी हमारे देश में हमें नसीब नहीं होते, तो ऐसे स्थानों पर कि जब 40 रुपए नहीं बल्कि 200 रुपए हम एक दिन में कमा लेते हैं। और उस समय में जब हमारा देश आजाद नहीं था, तो शायद उस समय में इतना रिस्पेक्ट वो लोग नहीं करते थे, लेकिन आजादी के पश्चात हमें सब रिस्पेक्ट अब मिलने लगा। और खास तौर पर जब सुभाष बाबू ने इधर क्रांति की जोत जगाई, तब से ये लोग हमें बहुत मानने लगे। और अब तो हमारा देश भी स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। अब हमारे सामने वो सिर झुकाते हैं। पंडित जवाहरलाल जी ने भी ये जो पंचशील द्वारा सारे राष्ट्रों के साथ मित्रता के जमाने का प्रयत्न किया, मतलब एक दूसरे के साथ मित्रता रखने का जो प्रयास किया, इससे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो सभी लोग उनका, सभी देश के लोग जो है उनका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। फिर भी जब कभी यहाँ के लोग उधर आकर भीख मांगने वालों को देखते हैं, तब यहाँ आकर यह कहते कि आपका देश अभी व्यवस्था नहीं कर पाया है। हमारे देश की ये बातें सुनकर हमें शर्म से नीचे देखने का मौका आता है। यहाँ एक भी भिखमंगा नहीं मिलेगा, अगर कोई रहा तो उसकी शीघ्र ही सरकार व्यवस्था करती है। उधर के मंदिरों को जब ये लोग देखते हैं, तब हमारे धर्म की अवनीति को महसूस करते हैं। यहाँ का कोई भी मंदिर गंदा नहीं दिखेगा। देखिएगा कि कितनी बड़ी बात है कि देश की संस्कृति हमारे कितनी महान, हमारे धर्म कितने महान, लेकिन आज भी हमारे मंदिरों में जो गंदगी फैली हुई है, तो उस गंदगी के नाते यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे धर्म की व्यवस्था कैसी अवनीति की ओर जा रही है। यहाँ तक समझ में आया बच्चा? जी मैम। आगे बढ़े। फिर किसी ने कहा, महाराज जी, यहाँ की सभ्यता का नमूना मैं आपको बताता हूँ। अगर अनपढ़ लड़का भी दुकानों में जाएगा, तो उसकी उतनी ही सच्चाई से माल दिया जाता है जो कि एक बड़े होशियार को। उसमें कभी बेईमानी ये लोग नहीं करेंगे। उसने चीज का नाम लिख जाना चाहिए, इतनी ईमानदारी का काम यहाँ चलता है। हमारे देश के जैसा झूठा व्यापार, घुसखोरी यहाँ बिल्कुल न मिलेगी। और ये था, तो हिंदू धर्म से इतना मिला जुला है कि इसकी सारी रहन सहन हिंदुओं की जैसी चलती है। संस्कृत शब्द भी वही के वही है, इनमें है, जैसे प्रमाण, साक्ष्य, माँ बाप, ऐसे काफी शब्द हैं जो ये लोग बचा कर रखे हैं।